हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये रहेगा हमारा साइंस का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। उस पहले पार्ट में हमने पढ़ा था फिजिक्स, और इस सेकंड पार्ट है ये हमारा, और इस सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ठीक है। और इसमें अभी हम क्या है, केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला। क्वेश्चन हमारा पहला है, परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है। एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक या पी ब्लॉक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक। ठीक है ना। और थोड़ा ना और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ऑफ-वाव के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के अनुसार परमाणु अर्थात 46 वाले तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है। अर्थात जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वही उसी ब्लॉक का तत्व माना जाता है। परमाणु संख्या 46 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है: 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d10, 4p6, 5s², 4d8। अतः परमाणु संख्या 46 वाला तत्व पैलेडियम डी ब्लॉक से संबंधित है। कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि 46 वाला तत्व है वो कौन से ब्लॉक से संबंधित है। वो हमारा संबंधित है डी ब्लॉक से। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, कैफीन पाई जाती है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं हम। ठीक है, और डिटेल में देखते हैं। कैफीन विश्व का सबसे अधिक उपयोग्य मनोस्फूर्तिदायक पदार्थ है, लेकिन अन्य मनोस्फूर्तिदायक पदार्थों के विपरीत यह लगभग सभी क्षेत्रों में वैध और अनियंत्रित है। कॉफ़ी, चाय, मृदु पेय पदार्थ और ऊर्जा पेय जैसे अति लोकप्रिय पेय पदार्थों में कैफीन पाई जाती है। कैफीन एक कड़वी सफ़ेद क्रिस्टलाभ एक्स्थाइन एल्काइड शराब है जो एक मनोस्फूर्तिदायक या साइकोएक्टिव मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली औषधि है। जर्मन रसायन फ्रेडरिक फर्डिनेंड ने 1819 में इसकी खोज की थी। अब कैफीन की खोज किसने की थी, इसको याद रखना। और कब की थी, ये की थी जर्मन रसायन फ्रेडरिक फर्डिनेंड ने कब की थी, 1819 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है। पहला है हमारा अमोनिया, दूसरा है हमारा क्लोरीन, तीसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, डी है हमारा हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरा क्लोरीन को देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन को बुझे चूने के साथ गुजारा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका ही रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसको याद रखना है। बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C। इसको आप अच्छे से याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला और बुझा हुआ चूना क्या होता है। ठीक है, बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका रासायनिक फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये क्या है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, जो कि क्या है हमारा CaOCl2। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, जो ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है। कौन सा जिंक का एक अयस्क है। ऑप्शन ए हमारा स्फेलेराइट, दूसरा है वोरनाइट, सी है हमारा स्फटिक और डी है हमारा चाकोसाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्फेलोराइट। ठीक है, स्फेलोराइट को देख लेते हैं ये कैसी है। स्फेलोराइट जिंक का एक अयस्क है। जिंक के प्रमुख खनिज अयस्क स्फेलोराइट, जिंक, ब्लेंड, कैलामिन आदि हैं। जिन खनिजों में धातु का पर्याय प्रतिशत हो, जिसमें शुद्ध धातु सरलता से एवं सस्ते में प्राप्त की जा सके, उसे अयस्क कहते हैं।
इसका उपयोग प्रयोगशाला में लोहे की जंग से बचाने के लिए, जस्तेदार लोहा बनाने में, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर आदि मिश्र धातु बनाने में, चांदी व सोने के निष्कर्षण में और युद्ध क्षेत्र में धूम्रपट बनाने में किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी अमोनिया, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको भी हम CFC बोलते हैं, और डी है हेलोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेलोन। ठीक है ना। इसके बारे में देख लेते हैं। हेलोन अक्रिय गैसें हैं। हेलोन अक्रिय गैसें हैं जिसे अग्निशमन यंत्र में प्रयोग किया जाता है, परंतु आजकल ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने के कारण भी चर्चित हैं। हालांकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भी एक ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है, लेकिन इसे अग्निशमन यंत्र में प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात यह गैस अग्निशमन अभिकारक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा, निष्कासन बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर कौन सा है? ठीक है ना। पहला है पॉलीप्रोपाइलीन, दूसरा है कम घनत्व का पॉलीएथिलीन, सी है हमारा पॉलीस्टीरीन, डी है हमारा ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन। ठीक है, इसको देख लेते हैं जरा एक्सप्लेनेशन इसका। अधिक घनत्व का पॉलीएथिलीन HDPE का प्रयोग निष्कर्षण बोतल बनाने में किया जाता है। ज्ञातव्य है कि पॉलीएथिलीन सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक है। इसका मुख्य उपयोग पैकेजिंग, प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिक रील्स, बोतल एवं अन्य पात्र बनाने में होता है। यह एक बहुलक भी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्लड प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? ए है हमारा पॉलीएथिलीन टेरेफाइड PET जिसको बोलते हैं हम, बी है हमारा मेलामाइन, सी है हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC जिसको भी बोलते हैं, डी है स्पेक्ट्रा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? स्पेक्ट्रा। ठीक है, देख लेते हैं स्पेक्ट्रा क्या होती है और किस में इसका यूज होता है। ब्लड प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए स्पेक्ट्रा सामग्री प्रयोग की जाती है। स्पेक्ट्रा सामग्री जो होती है वो ब्लड प्रूफ जैकेट को बनाने के लिए की जाती है। ठीक है ना। एक ब्लड प्रूफ को स्पेक्ट्रा के बने केबलर की परतों को केबलर धागे का उपयोग करके एक साथ बनाया जाता है। स्पेक्ट्रा शील्ड को क्रेप्टन की तरह लेपित किया जाता है और फिर पॉलीथीन फिल्म की 2 शीट्स के बीच सील कर दिया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाविक के अस्तित्व को साबित कर दिया? ए हमारा भूप्रयोग, बी है हमारा डबल लिस्ट प्रयोग, सी है हमारा ऑयल ड्रॉप प्रयोग, डी है हमारा गोल्ड फॉयल प्रयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड फॉयल प्रयोग। देख लेते हैं जरा एक्सप्लेनेशन इसका। रदरफोर्ड द्वारा गोल्ड फॉयल प्रयोग ने नाविक के अस्तित्व को साबित कर दिया। रदरफोर्ड ने यह मॉडल सन 1919 से लेकर 1921 को इलेक्ट्रॉन के प्रयोग द्वारा परमाणु के भीतर धनावेशित भाग होने की बात बताई। उन्होंने यह दर्शाने के लिए सोने की 100 नैनोमीटर की पतली परत पर अल्फा कणों की बौछार की, तो इन कणों की बौछार से निम्न परिणाम प्राप्त हुए। अधिकांश अल्फा कण सोने की परत से बिना विक्षेपित हुए निकल गए और कुछ ही अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण विक्षेपित हुए। इससे पता चलता है कि परमाणु के मध्य धनावेशित भाग पाया जाता है जो नाभिक में स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? ठीक है ना। तो हमारे ऑप्शन है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन DDT जिसको बोलते हैं, बी है हमारा एल्ड्रीन, सी है हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड और डी है हमारा पैराकीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैराकीट, क्योंकि कीटनाशक नहीं है और ये तीनों जो हैं हमारे कीटनाशक हैं। पैराकीट क्या हमारा कीटनाशक नहीं है। इसको और देख लेते हैं डिटेल में। ठीक है, पैराकीट कृत्रिम कीटनाशक नहीं है, यह तोते की एक प्रजाति होती है। पैराकीट क्या होती है? एक तोते की प्रजाति होती है जिसे मेलेप्टिस्टिक अंडाल्टस के रूप में जाना जाता है। यह पहली बार 1891 में प्राणी वैज्ञानिकों द्वारा वर्णित किया गया था। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप में तोते की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। यह कुत्ता बिल्ली के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा पाला जाने वाला जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
उच्च शुद्धता का जर्मेनियम डेड डैश द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है हमारा ए वाष्पचरण परिशोधन, बी है हमारा क्षेत्र परिशोधन, सी है हमारा द्रवीकरण, डी है हमारा इलेक्ट्रोलाइट परिशोधन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्र परिशोधन। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं क्या है ये। उच्च शुद्धता का जर्मेनियम क्षेत्र परिशोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह तत्व बड़ी अल्प मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। साधारणतः यह जस्ते के खनिजों से मिला होता है। खनिजों को जलाने पर जो राख बच जाती है उसमें 0.25% जर्मेनियम ऑक्साइड रहता है। इसे टेट्राक्लोराइड के प्रवाचक आसवन विधि से पृथक कर लिया जाता है। इसका उपयोग अर्धचालकता क्षेत्र में फोटो इलेक्ट्रिक सेल व सोलर सेल में तेजी से किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? ऑप्शन ए है हमारा पारा, बी है हमारा ब्रोमीन, सी है हमारा सोडियम, डी है हमारा हीलियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ब्रोमीन। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ब्रोमीन को। ब्रोमीन एक अधात्विक तत्व है जो कक्षीय तापमान पर द्रवावस्था में रहता है, जबकि मरकरी, जिसको कि हम पारा भी बोलते हैं, का रासायनिक चिन्ह Hg तथा परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 80 होता है। पारा एक धात्विक तत्व है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रवावस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अब। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ऑप्शन ए है हमारा ब्रोमीन, बी है हमारा क्लोरीन, सी है हमारा सोडियम, डी है हमारा कैल्शियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम। तत्वों की परमाणु त्रिज्या एक रासायनिक तत्व के परमाणु नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन के बाहरी आवरण तक की दूरी है। प्रश्न के अनुसार सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी होती है? क्लोरीन की। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। ठीक है ना, क्लोरीन की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। CH3COO CH2CH3 किसका रासायनिक सूत्र है? ये किसका? पहले आया ऑप्शन ए है ब्यूटानोइक अम्ल, बी है हमारा मिथाइल एथेनॉइड, सी है हमारा एथिल एथेनॉइड, डी है हमारा प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा एथिल एथेनॉइड। ठीक है ना, अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको हम। और किसी तत्व के नाम को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को रासायनिक संकेत कहते हैं। इसकी खोज 1881 में जर्मन वैज्ञानिक बर्जीलियस ने की थी। अच्छा, मतलब इसका जो रासायनिक संकेत का ये खोज की थी किसने की थी? बर्जीलियस ने की थी। और कब की थी? 1811 में की थी। इसको याद रखना आप। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रोपेनोइक अम्ल क्या होता है हमारा? CH3CH2COOH। ठीक है ना, एथिल एथेनॉइड हो जाएगा हमारा CH3COO CH2CH3। ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा हमारा CH3-CH2-CH2-COOH। मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा HCOOH। ये आपके रासायनिक फॉर्मूले जितने भी हैं आपको ये क्या याद रखने हैं, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? ठीक है, पहला ए ऑप्शन ए है हमारा प्लेटिनम, बी है हमारा चांदी, सी है हमारा क्रोमियम, डी है हमारा तांबा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी तांबा। देख लेते हैं। ठीक है, गुलाब सोना सोने और तांबे की मिश्र धातु है जिसका उपयोग आभूषण प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। गुलाब सोने को लाल सोने के रूप में भी जाना जाता है। यह धातु 19वीं सदी में रूस में प्रसिद्ध तथा इसलिए इसे रूसी सोने के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? ऑप्शन ए हमारा टेफ्लॉन, बी हमारा नायलॉन 6, सी हमारा बेकेलाइट, डी हमारा केवलर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नायलॉन 6। ठीक है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैप्रोलैक्टम एक चक्रीय एमाइड है जिसका प्रयोग एक मोनोमर के रूप में नायलॉन 6 बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हो हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
कैल्शियम सल्फेट 2H2O का रासायनिक सूत्र है, किसका है हमारा? ऑप्शन ए हमारा एप्सम नमक, बी है हमारा जिप्सन, सी है हमारा गंधक और डी हमारा क्वार्ट्ज। तो ये किसका फॉर्मूला है हमारा? जिप्सम का। ठीक है, जिप्सम का और हमारा संगमरमर का दोनों का सेम फार्मूला होता है। कैल्शियम सल्फेट अगर यहाँ पे हाफ H2 हो जाता तो किसका हो जाता? संगमरमर का हो जाता। अगर यहाँ पे 2H2 है तो ये किसका हो जाएगा? जिप्सम का हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। ऑप्शन ए हमारा क्रोमियम, बी है हमारा जस्ता, सी है हमारा एल्यूमिनियम और डी है हमारा निकल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी जस्ता। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं इसको अच्छे से। धातुओं का संचारण रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय होता है। जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे धातुओं के क्षरण जंग लगना में कमी आती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कार्बन 60 एक अणु है जिसमें कि कितने पंचभुज और कितने षटभुज होते हैं, आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे 15 पंचभुज और 17 षटभुज होते हैं, 18 पंचभुज और 15 षटभुज होते हैं, 12 पंचभुज और 20 षटभुज होते हैं, 20 पंचभुज और 12 षटभुज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 12 पंचभुज होते हैं और 20 षटभुज होते हैं। इसको आप देख लेते थोड़ा। कार्बन 60 एक अणु है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं जिन्हें 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसका आकार एक फुटबॉल के गेंद के समान होता है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कार्बन 60, इसको आप अच्छे से याद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह कौन सा कोयला होता है? ऑप्शन ए हमारा पीट, बी हमारा लिग्नाइट, सी हमारा बिटुमिनस और डी हमारा एंथ्रासाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एंथ्रासाइट, जो कि सबसे ज़्यादा गुणवत्ता वाला कोयला होता है। थोड़ा देख लेते हैं इसको हम। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्चतम रैंक सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें उच्च ऊर्जा सामग्री, उच्च कार्बन प्रतिशतता 85 से 95% और कम नमी या वाष्पशील पदार्थ होते हैं, जबकि लिग्नाइट सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है जिसमें 25 से 35% कार्बन सामग्री की उपस्थिति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा पॉलीएस्टर, ऑप्शन बी हमारा पॉलीप्रोपिलीन, सी हमारा पॉलीएमाइड, डी हमारा पॉलीकार्बोनेट। तो ऑप्शन हो जाएगा पॉलीप्रोपिलीन। ये हमारा संघनन बहुलक नहीं है, बाकी सारे हमारे क्या हैं? बहुलक हैं। और हम इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पॉलीएस्टर को एक प्रकार के बहुलक के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है। ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन को पॉलीप्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका गलनांक 160 डिग्री सेल्सियस होता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। पॉलीएमाइड प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों रूप में पाया जाता है। यह भी एक प्रकार का बहुलक है। सिल्क, ऊन तथा नायलॉन इसके उदाहरण हैं। पॉलीकार्बोनेट एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक समूह है। इसका उपयोग इंजीनियर उद्योग में किया जाता है। पॉलीएमाइड पॉलीएस्टर और पॉलीकार्बोनेट कंडेंसेशन पॉलीमर हैं, जबकि पॉलीप्रोपिलीन एक एडिशन पॉलीमर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो ऑप्शन ए है हमारा यूरेनियम, बी है हमारा थोरियम, सी है हमारा बिस्मिथ और डी है हमारा थोरियम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, थोरियम। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं थोरियम को। थोरियम रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार भारत में मौजूद है। थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में बर्जीलियस ने
थ्योराइड अयस्क से की थी। इसके अनेक अयस्क ज्ञात हैं, परंतु मोनोजाइट इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विश्व में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि मोनोजाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? केरल राज्य में पाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा अनुमापन, बी है हमारा अपकेंद्रिता, सी है हमारा क्लोरीनीकरण और डी है हमारा वर्ण लेखन। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण लेखन। आइए देख लेते हैं। काली स्याही में अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए वर्ण लेखन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हमारा कपूर, बी हमारा एंड्रीन, सी हमारा लवण जल या डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए कपूर, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं इसको। चींटियों से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसका कारण कपूर की गंध होती है, जो चींटियों को फसलों से दूर रखती है। चींटियों से फसलों की सुरक्षा में उपयोग किए जाने वाले अन्य पदार्थ केरोसिन का तेल, बेकिंग सोडा, गर्म पानी और लाल मिर्च पाउडर का भी घोल आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा कार्बन, बी है हमारा नाइट्रोजन, सी है हमारा पोटेशियम, डी है हमारा आणविक ऑक्सीजन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी आणविक ऑक्सीजन, ठीक है। डिटेल में देखते हैं ईंधन सेल को हम। ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक गुण युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ईंधन सेल क्या करती है? इसका मेन काम क्या है? जो कि रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? विद्युत में परिवर्तित करती है, जिसमें धनावेशित हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन आणविक या किसी अन्य ऑक्सीकरण से क्रिया करते हैं। ईंधन सेल तब तक ही विद्युत उत्पादन कर सकते हैं जब तक ईंधन और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक बार डाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? इसका पहला ए ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, बी है हमारा उच्च घनत्व पॉलीथीन एचडीपीआई, सी है हमारा थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन्स टीपीयू, डी है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी थर्मोसेटिंग, ठीक है। थर्मोसेटिंग को हम देख लेंगे थोड़ा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे पदार्थ हैं जो कि गर्म करने पर पहले मुलायम किंतु और अधिक गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं। इसके पश्चात यदि इन्हें पुनः गर्म किया जाए तो ये मुलायम नहीं होते। इसका प्रमुख कारण बैकलाइट है, जबकि पॉलीथीन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक हैं जो हल्का सा गर्म करने पर भी मुलायम हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा क्रिप्टॉन, बी है हमारा आर्गन, सी है हमारा जेनॉन और डी है हमारा क्लोरीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? डी क्लोरीन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी क्लोरीन। इसको थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। क्लोरीन एक सक्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। इसे शून्य वर्ग के तत्वों हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन को निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस भी कहते हैं, ठीक है। इन गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होती है, जिसके कारण इन्हें दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। रेडन गैस को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। एक रेडॉन गैस ही ऐसी है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। इसका रीज़न ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा भारी गैस है, इसलिए वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण नमक है, ठीक है।
ऑप्शन ए हमारा सोडियम कार्बोनेट, बी है हमारा सोडियम क्लोराइड, सी है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, डी है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। इसका रासायनिक फार्मूला याद रख लेना, NaCl होता है, ना कि NaCl2। Cl2 मत कर देना, गलत आता है, क्योंकि ऑप्शन में भी कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए Cl2 दे देता है, NaCl2, जो कि गलत होता है। तो इसलिए याद रखना, सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है NaCl होता है। ठीक है, और समुद्री जल साधारण नमक की प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। जो मतलब जो सोडियम क्लोराइड है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, हमारे समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, क्या है, द्रव है, बी गैस है, सी ठोस है, डी घोल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, ए द्रव है। क्योंकि आपको पता है जब भी हमारे घरों में जो सिलेंडर आता है उसमें जो गैस भरी होती है वो किस फॉर्म में होती है, द्रव के, लिक्विड के फॉर्म में होती है। ठीक है ना, आइए थोड़ा इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और इसका अच्छे से। ठीक है, इसको थोड़ा और देख लेते हैं। सामान्यतः घरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको कि हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में हम LPG, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण होता है, जो सामान्य ताप एवं उच्च दाब पर द्रव अवस्था में सिलेंडरों में भरा जाता है। इसकी विशेष प्रकार की गंध स्वयं गैस के कारण नहीं, बल्कि इसमें मिलाए गए दुर्गंध युक्त पदार्थ जैसे मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन के कारण होती है, ताकि रिसाव होने पर आसानी से पहचाना जा सके। जो हमारे घरों में गैस आती है उसकी कोई स्पेशल गंध नहीं होती है। उस गंध को पहचानने के लिए इसमें एक मरकैप्टन नामक दुर्गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो कौन सा पदार्थ है, मरकैप्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था, ए माइक्रोफोन का, बी टाइपराइटर का, सी डायनामाइट का, डी ग्रामोफोन का। तो इसका आंसर हो जाएगा डायनामाइट। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं हम। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1967 में डायनामाइट की खोज की। नोबेल पुरस्कार की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में कौन बायोडीजल पौधा है, ए हमारा जावा घास, बी है हमारा रतनजोत, सी है हमारा गुग्गुल, और डी है हमारा रोसा घास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, बी रतन जोता। ठीक है, जैट्रोपा रतन जोता एक बायोडीजल पौधा है, जैट्रोपा जिसको कि हम रतन जोत बोलते हैं, जो जैट्रोपा होता है उसको हम रतन जोत भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। ऑप्शन ए हमारा एल्यूमिनियम आयन, बी हमारा मीथेन, सी है हमारा ओजोन, डी हमारा फास्फोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ओजोन। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा हमारा ओजोन क्या है, कैसे कैसे है। प्रकाश रासायनिक स्मॉग अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पारस्परिक क्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा पैराटिसल एसिटाइट नाइट्रेट, जिसको भी हम PAN बोलते हैं, ये उत्पादित करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रकाशिक रासायनिक स्मॉग कहा जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पीतल इनकी मिश्र धातु है, मतलब पीतल जो है वो किस किस से बनी होती है। ऑप्शन ए हमारा तांबा और टिन, बी हमारा तांबा और जस्ता, सी हमारा तांबा और लोहा, और डी हमारा तांबा और लोहा, और सी हमारा जस्ता और लोहा। तो इसके लिए आपको याद रखना है पिताजी, एक बार याद रखना है पिताजी। ठीक है ना, देखो पीतल, पीतल किससे बनती है, तांबा, और जा जी से हो जाएगा जिंक। ठीक है, किससे हो जाएगा, तांबा और जिंक। जिंक क्या होता है हमारा जस्ता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, तांबा और जिंक। ठीक है ना, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको देख लेते हैं।
सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को किस में रखा जाता है? ठीक है, तो सोडियम किस में रखा जाता है? ऑप्शन ए है मिट्टी के तेल में, बी है सरसों के तेल में, सी पानी में और डी निर्वात में। तो किस में रखा जाता है? ए मिट्टी के तेल में। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं इसमें क्यों रखा जाता है। सोडियम अत्यंत सक्रिय धातु है, इसे खुले वातावरण में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। अतः इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अत्यंत क्रियाशील होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। सोडियम चांदी के समान सफ़ेद धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम एक ऐसी धातु, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं बड़े आसानी से। तो उसमें सोडियम एक ऑप्शन मिलेगा जो कि हमारा उसका आंसर होगा, क्योंकि सोडियम ही एक ऐसी धातु है जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए है हमारा एसिटिलीन, बी है हमारा एथिलीन, सी है हमारा मीथेन और डी है हमारा प्रोपेन। ठीक है ना, तो फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? हमारी एथिलीन। एसिटिलीन मत कर देना क्योंकि ऑप्शन में एसिटिलीन भी होता है, पर इसका आंसर जो होगा एथिलीन। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं डिटेल में। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44A के अनुसार एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है, लेकिन कानून के सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होने पर विकल्पों के अभाव में इसका प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। एसिटिलीन द्वारा पकाए गए फल हानिकारक होते हैं, जबकि एथिलीन द्वारा पकाए गए फलों पर अन्य कोई जबकि एसिटिलीन द्वारा पकाए गए फल हानिकारक होते हैं, जबकि एथिलीन द्वारा पकाए गए फलों पर कोई दबा नहीं आता है और फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? ए है हमारा चांदी, बी है हमारा तांबा, सी है हमारा लोहा, डी है हमारा जस्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी तांबा। ठीक है ना, सोना जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? AU, एक कोमल आधातुवर्धक तन्य चमकदार पीले रंग की धातु है। सोना प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। रंग तथा गुण समानता होने के कारण कॉपर को सोने के साथ मिश्रण किया जाता है। शुद्ध सोने की शुद्धता कितनी कैरेट की होती है? 24 कैरेट की। ये ध्यान रखना कि शुद्ध सोने की शुद्धता कितनी होती है? 24 कैरेट होती है। इसके प्रमुख अयस्क एलोवेराइट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध यूरेनियम किस में पाया जाता है? शुद्ध यूरेनियम किस में पाया जाता है? ए हमारा यूरेनियम 235 में, बी हमारा यूरेनियम 238 में, सी हमारा यूरेनियम 260 में या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूरेनियम 235 में। ठीक है, देख लेते हैं हमारा, यूरेनियम तत्व की खोज 1789 ईस्वी में क्लाप्रॉथ ने पिंच ब्लेड नामक एसिड से किया था। शुद्ध यूरेनियम किस में पाया जाता है? 235 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए गैस प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए हमारा ऑक्सीजन, बी अमोनिया, सी क्लोरीन, डी नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी क्लोरीन। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारा केमिस्ट्री का, इसको देख लेते हैं। 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है। 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है, कितना परसेंट पाया जाता है? 75%। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे? 24 कैरेट हमारा शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट, और 24 कैरेट किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। ठीक है, तो 18 कैरेट की वैल्यू निकालेंगे तो 100/24 × 18, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75%। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। कैरेट शब्द सोने की शुद्धता तथा हीरे के भार को दर्शाता है। 24 कैरेट का सोना शुद्धतम माना जाता है। सोना अत्यधिक मुलायम धातु होने के कारण आउस तैयार करते समय इसमें तन्य धातु का मिश्रण किया जाता है, जिससे कि सोने की शुद्धता कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पार्ट 2 है वो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और
अगला जो नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला होगा वो हमारा पार्ट 3 होगा, जिसमें है कि हम बायोलॉजी को कवर करेंगे। बायोलॉजी के क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस में आए हुए होंगे उन सबको हम उस पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।